नमस्कार दोस्तों। आर के रिवीजन सीरीज़ में अब तक हमने इन सभी विषयों को कवर कर लिया है। वीडियोस आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ नोट भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज़ भी आ चुकी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय को कंप्लीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आर के लिए एक रिवीजन सीरीज चल रही है और इस रिवीजन सीरीज में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनमें जीएस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वन लाइनर फैक्ट में यहाँ पर कवर किया है। ये रिवीजन करके आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलेगा, जिससे आप रिवीजन करते समय इन टॉपिक्स को विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। और अब तक इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो कवर किए जा चुके हैं। हिस्ट्री के 3 वीडियो हैं, ज्योग्राफी के 2 वीडियो हैं, पॉलिटी का 1 वीडियो है। ये सब कवर हो चुके हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस बचा हुआ है। आज पॉलिटी हो चुका है। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस बचा हुआ है। इन तीनों को भी हम जल्दी कवर कर रहे हैं। आज एनवायरनमेंट है, तो जल्दी से आप इसके पहले के सारे वीडियो देख जाइए प्लेलिस्ट में जाके। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको आर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, उसी के साथ मिलेगा। जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर जाकर टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और उसी के साथ ये सारी पीडीएफ, जितने भी सब्जेक्ट की जितने टॉपिक वाइज पीडीएफ है, सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एनवायरनमेंट की शुरुआत करते हैं। और पर्यावरण परिस्थिति में पहला जो चैप्टर है वो है जैव मंडल एवं बायोम। जैव मंडल और बायोम से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि, यानी एक ऐसा बायोम जिसे मानव ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप खेत बनाते हैं, उसको जोतते हैं, उसमें फसल उगाते हैं, तो वो भी एक बायोम बन जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो फसल की भूमि होती है वो एक मानव जनित बायोम होता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह किसे कहा जाता है? संक्रमिका, यानी इकोटोन। इकोटोन को हिंदी में संक्रमिका कहते हैं। तो इकोटोन को ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहा जाता है। आगे है, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। अब देखिए, इतनी टफ भाषा पूछी जाती है। इंग्लिश में बहुत सरल था, हिंदी में जब कन्वर्ट हुआ है ये बहुत कठिन हो गया है। तो अनुक्रमण को ही एक क्षेत्र में प्रोहण मतलब जब जीवन आगे बढ़ता है, इसके समयांतर में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उसे ही अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है। आगे है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था, माफ कीजिए, यूनेस्को के द्वारा। आप इसको अंग्रेजी में अच्छे से जानते होंगे, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसे आप शॉर्ट में MAB कहते हैं, मैप प्रोग्राम। ठीक है। तो ये मैप प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है। आगे, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसके लिए होता है, ये क्यों बनाया जाता है? जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है? तो ये जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है उसको संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र, माफ कीजिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या है? जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले क्षीणता, फिर आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर स्थानांतरण। यानी कि अगर जब आप एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने अनुक्रमण पढ़ा होगा। और अनुक्रमण में जब कोई बिल्कुल खाली भूमि होती, खाली भूमि मतलब बिल्कुल नई भूमि, अभी वहाँ जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो सबसे पहले वो पूरी तरह क्षीण होता है, फिर उसमें आक्रमण होता है। ठीक है। फिर जब ढेर सारी प्रजातियां वहाँ जाती हैं तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और फिर कुछ प्रजातियां स्थानांतरित हो जाती हैं तो स्थानांतरण होता है। तो ये 4 चरण हैं कहीं पर भी अनुक्रमण के। ठीक है। चलिए आगे है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके बाद और भी कई गैसें हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। अब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स, इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि है ये।
क्या है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि है। ये सब आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। आपको लग रहा होगा ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन आयोग ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, अगला है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुजनेट वक्र जो है ये पर्यावरणीय कुजनेट वक्र आपको इकोनॉमी में मिलेगा, लेकिन एक पर्यावरणीय कुजनेट वक्र भी है। ये पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी जीडीपी और पर्यावरण की जो क्षति हुई है किसी देश में, उसके मध्य के संबंध को दर्शाता है। और इस पर्यावरण कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है। अब जो कोई भी वक्र होता है वो ऐसे इसमें बनता है ना, तो इसका आकार होता है उल्टे यू आकार का, ऐसा बनता है। ये पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम के संबंध में सत्य कथन क्या है कि सत्य कथन ये है कि उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। उत्पादकों की संख्या, उत्पादक मतलब पेड़ पौधों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊर्जा घटती है। आपने 10% का नियम पढ़ा होगा, यानी कि अगर यहाँ पर प्राथमिक जो उत्पादक हैं उसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो इसको खाने वाला जो जीव है इसको केवल 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 10% ही मिलेगा। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, चलिए आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, तो उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है इसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वो भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये देखिए अगला है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जटिल पारंपरिक जो संबंध है उनका अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, समपारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है, जीव और वातावरण के बीच में पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये नाम है अर्नीज नेस। अर्नीज नेस ने ही सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहीं पर मैंने एक साथ सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये नाम वाले वो कवर किए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे जाता है, यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग किया था, एजी टांसले ने। किसने, एजी टांसले ने। और पारिस्थितिकी निकेत इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इस संकल्पना को ग्रीनेल्स ने दिया था। किसने, ग्रीनेल्स ने। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी कृषि भूमि, माफ़ कीजिएगा बाहर से कभी कभी थोड़ा शोर आ जाता है। तो अगला है मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी क्या है, कृषि भूमि। जाहिर सी बात है मानव एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है कृषि भूमि के रूप में जिसमें वो अपने अनुसार बदलता रहता है। कभी पेड़ पौधे, कभी फसल लगा दिया, ठीक है, कभी पशुपालन कर लिया। तो पशुपालन ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये मानव निर्मित होता है, कृषि वाला। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस, इसे हमारे यहाँ सफ़ेदा कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है तो इसको हमारे यहाँ सफ़ेदा कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बहुत अधिक जल का अवशोषण करता है। जहाँ पर भी लगाया जाता है वहाँ आसपास की भूमि बंजर हो जाती है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो यूकेलिप्टस ही है। और पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, हम पहले भी देख चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या उत्तरदायी नहीं है, पोषण स्तरों की कम संख्या। अब जाहिर सी बात है अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जितने ज़्यादा पोषण स्तर होंगे उसकी जैव विविधता उतनी अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर पोषण स्तरों की संख्या कम है तो वो जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवालों का जो विरंजन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है, लकड़ी के काटने से। पारिस्थितिकी संतुलन लकड़ी के काटने से बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कहाँ पर, गहरे सागर में।
जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन गहरे सागर में न्यूनतम होता है। आगे है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह नारा किसने दिया है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा चिपको आंदोलन का है। चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। अगला है पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी पदछाप की माप की जाती है। ठीक है। झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो झीलों में जब पोषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसे यूट्रिफिकेशन कहते हैं, उसे सुपोषण हिंदी में कहते हैं, सुपोषण अंग्रेजी में यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अब इससे जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारियों की भूमि कहा जाता है वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरा घास का मैदान है तो वहाँ पर शिकार ही मुख्य रूप से किया जाता है। और जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत समृद्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या है? हरे पौधे। उत्पादक कौन कहलाता है? हरे पौधे कहलाते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। और खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसको क्यों है? सर्वाहारी को। सर्वोच्च पोषण स्तर पर कौन है? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है? तो वियोजक। वियोजक जो होते हैं जैव तथा अजैव जगत के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। और जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। कैसे? सबसे पहले जल पादप में, फिर घोंघा, फिर मछली, फिर पक्षी। ठीक है। मतलब जल पादप को घोंघा खाएगा, घोंघा को मछली खाएगी, मछली को पक्षी खाएगा। इस तरह से डीडीटी जो होती है उसका सांद्रण एक स्तर से दूसरे स्तर में ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ जाता रहता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आगे है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमाण जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो वो सदैव सीधा होता है। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला जो पौधा होता है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सबसे अधिक सक्षम है। अब अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से कौन निर्मित करता है? रबड़ का पौधा। जो रबड़ का पौधा होता है वो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाता है। और जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह कौन सा है? वो पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वही भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला। ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण से जितने सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। पहला सवाल है गैस जो धान के खेत में से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती है, वह है मीथेन। कौन सी है? मीथेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? लाइकेन्स। जहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं इसका मतलब वहाँ वायु बहुत कम प्रदूषित है, और जहाँ जहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते वहाँ वायु प्रदूषित है। आगे है धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण ये होता है। ठीक है। और कौन जल निकाय के पोषक तत्व की संवर्धन की घटना है तथा जल में घुलत ऑक्सीजन को कम करता है? तो ये सुपोषण। सुपोषण के कारण ही जल में पोषक तत्वों की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जीवों के द्वारा पाचन क्रिया में अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है क्या? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से स्मॉग जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, क्या है? साइक्लोन डिवाइडर। जो साइक्लोन डिवाइडर होता है वो वायु प्रदूषण रोकने में सक्षम नहीं है। आगे वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है क्या? यूट्रोफिकेशन, ये जल प्रदूषण से संबंधित है। सुपोषण जो है ये जल प्रदूषण संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। आगे है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण ही ये
वो वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। आगे बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? तो अम्ल वर्षा होती है। आगे है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो भूमिगत जल में जो अजैविक तत्व पाया जाता है वह है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक की वजह से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे। तो मतलब प्रश्न यही था कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। आगे है निम्नीकरणीय यानी वी ग्रेडेबल या डिग्रेडेबल है, ये डिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है? तो जो वाहित घरेलू मल होता है, तो सीवर का होता है, घरेलू मल होता है, जो सीवर और घरेलू मल होता है वो डिग्रेडेबल होता है, सीवर और घरेलू मल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कैसी होती है? तो ये खतरनाक होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है। आगे है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो सीता अशोक धूल प्रदूषण को बहुत अच्छे से रोकता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? जेट उड़ान। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। और मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? सीवेज या मानव मल मूत्र वगैरह। ठीक है, वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है यूरोनॉर्म्स और भारत 6। चलिए आगे, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से केवल जल निकलता है और कोई गैस नहीं निकलती है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा, जल और वायु तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। ठीक है, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। जो निर्वातक सबसे ज़्यादा अविषालु धातु निकलता है वह है लेड। और जैव निम्नीकरणीय क्या है? सीवेज मल। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो लाइकेन। मैंने बताया था ना, लाइकेन जहाँ पर होते हैं वहाँ वायु प्रदूषण न्यूनतम होता है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो लाइकेन करता है। रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है? इटली में, क्योंकि जो यहाँ से अफ्रीका से जो हवा चलती है सिरको, ये अफ्रीका के जो बालू के कण हैं, लाल बालू के कण, इनको उड़ा के ले जाता है और इटली में बारिश कर देता है। तो इटली में बारिश के साथ लाल बालू कण भी गिरते हैं तो पूरी वर्षा लाल दिखाई पड़ती है, उसे रुधिर वर्षा कहते हैं। आगे है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा के द्वारा। किसी जल में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। आगे है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, वह है सौर ऊर्जा। और NAQI की इससे क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। और झीलों में पोषण तत्वों की मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रदूषक हैं उनके प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? लीवर और किडनी को डैमेज होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कैंसर होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, माफ़ कीजिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर है जैव विविधता और उसका संरक्षण। क्या है? जैव विविधता और उसका संरक्षण। इसका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत अधिक है और उसको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक जो भारत में गिद्धों के लिए लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक क्या होता है? आप पशुओं को खिलाते हैं दर्द निवारक के लिए, फिर जब पशु मर जाता है तो उसे गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध जब खाते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो डाइक्लोफेनेक के कारण ऐसा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, हम पहले भी देख चुके हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 22 मई। ठीक है, और रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? आर्द्रभूमि के संरक्षण से। और जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी
रोसेन ने किया था। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। क्या नहीं है? जो विंध्य क्षेत्र है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप का जो सुंडालैंड वाला हिस्सा है वो भी है, ठीक है। चलिए, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट किसे माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी हिमालय को। ऐसे कई बार सवाल पूछे गए। देखिए अगला भी है, भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतर्क क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? शांत घाटी, साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। अगला है, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित एक किताब कौन सी है, बुक कौन सी है? रेड डाटा बुक, ठीक है। अगला है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2002 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। आगे है ब्रह्म कमल। इसका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में, जो उत्तराखंड के में फूलों की घाटी है वहाँ पर ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक किसे घोषित किया था? 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस और उनके प्रभाव से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। एक हरित ग्रह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन? ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन किसने किया था? तो चीन ने किया था। अभी भी चीन और अमेरिका इससे ज़्यादा उत्सर्जक हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो क्या उत्तेजक है उसमें? धुएं में जो परऑक्सी एसिटाइल होता है। ये परऑक्सी, ये पेरा लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है। ये होगा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये जो इसको आप पैन के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से, जो पैन होता है ये धुएं में पाया जाता है और आंखों को मतलब बहुत जलन पैदा करता है आंखों में, ठीक है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वो आंखों में जलन उत्पन्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है, धान की खेतों से दीमक की बाम्बी से क्या उत्सर्जित होता है? जो धान खेत में दीमक की बाम्बी, धान के खेत और दीमक की बाम्बी, इन दोनों से मीथेन उत्सर्जित होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है, ठीक है। और हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जो वैश्विक तापमान में वृद्धि कैसे होती है? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनकी वजह से। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयोग करने के लिए देशों के बीच एक समझौता हुआ था, क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। और ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, कौन सी गैस शामिल नहीं है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। आगे है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से पर्यावरण में परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे है, जो ग्रीन हाउस गैस होती है इसका प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही देखने को मिलता है। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनका योगदान नहीं होता है। ऑप्शन में यही दिया था, हाइड्रोजन का भी नहीं है, ऑक्सीजन का भी नहीं है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। और वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियों से भी मीथेन गैस निकलती रहती है। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो चीन, पहले ही हम देख चुके हैं। और विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? यानी
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने में भारत कितना परसेंटेज योगदान देता है? तो 6.5% तो सिर्फ भारत ही अकेले उत्पादित करता है ग्रीन हाउस गैसें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से जो सवाल पूछे गए हैं, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। किसकी? वैश्विक ऊष्मन, और बार बार वैश्विक ऊष्मन के कारण और प्रचंडता बढ़ रही है। किसकी? चक्रवात की, तूफान की और बाउंडरों की। किसकी? चक्रवात, तूफान और बाउंडरों की। अगला है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया था? तो 2011-12 में जोड़ा गया था। ठीक है। धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी कारण है किसके? जलवायु परिवर्तन के। ठीक है। इन सभी का कारण है जलवायु परिवर्तन। और भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी? 2008 में। ठीक है। भारत के द्वारा पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी जलवायु परिवर्तन के लिए? 2008 में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। कौन सा? नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति उन 8 मिशनों में शामिल नहीं है। औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। क्योटो प्रोटोकॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। चलिए अब आगे ओजोन क्षरण से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी? जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ब्यूटेन नहीं है। ठीक है। आगे है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत को नष्ट करने में योगदान देता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो नष्ट हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन गैस। जब सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों का अभिक्रिया होती है, विकिरण की वजह से अभिक्रिया होती है, तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। और समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है। और अगला है, तिब्बत के पठार पर सन 2005 में ओजोन आभामंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू केंट मूर के द्वारा। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है क्या? पराबैंगनी विकिरण को। पराबैंगनी विकिरण को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम कई बार देख चुके हैं। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया था? तो ब्रिटिश की जो टीम गई थी वो उसने पता लगाया था ओजोन क्षेत्र का। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। जो पुराने रेफ्रिजरेटर होते थे उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो फ्रिज बनाए जाते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ओजोन क्षरण की गैस इससे नहीं निकलती है। और ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या उत्तरदायी नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म, जो विलायक के रूप में मेथिल क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है वो उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए? ओजोन परत के क्षीणता के लिए। आगे है कि ओजोन जिस सीमा में सूर्य का विकिरण अवशोषण करता है वह सीमा क्या कहलाती है? वह सीमा कहाँ से कहाँ तक है? वह 240 से 280 नैनोमीटर। ठीक है। उसकी मोटाई दी गई होगी कि इस मोटाई में सूर्य के विकिरण का अवशोषण करता है। ठीक है। और ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान कितना है? कब होता है? ये अक्टूबर-नवंबर में ध्रुवों के ऊपर जो ओजोन छिद्र है वो बढ़ जाता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है। चलिए पर्यावरण संरक्षण से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली मैंने आपको बताया था ना, शांत घाटी। और पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये पाया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब की थी? 1992 में। आगे है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी?
2010 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? रामनगर। और सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के वृक्षारोपण को। सामाजिक वानिकी में ऐसे पौधों को लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है जो बहुउपयोगी हो, यानी उसमें फल भी प्राप्त हो, छाया भी प्राप्त हो और ऑक्सीजन भी उससे सबसे ज़्यादा मात्रा में स्रवित होता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण की नीति नहीं है इसमें। एक होता है बाह्यस्थानीय संरक्षण, एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण की रणनीति का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो वनस्पति बाग बनाए जाते हैं वो स्वस्थानीय संरक्षण का हिस्सा नहीं है। और वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। और मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। ठीक है, आगे है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। क्या है? वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संरक्षित कच्चे वनस्पति क्षेत्र कहाँ पर है? गोवा में। और नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। तो सेव का उद्देश्य क्या है? गिद्धों का संरक्षण करने के लिए सेव नामक नया जो संगठन स्थापित किया गया है वह है गिद्धों के संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला नगर कौन सा है? वालपराई नगर। जो वालपराई नगर है ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ठीक है, चलिए आगे है बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। मैंने अभी आपको ये बताया था। और वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं कितने प्रतिशत? 5%। भारत में 5% वन्य जीव पूरे विश्व के पाए जाते हैं। वह राज्य जहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पेड़ काटने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था महिलाओं के द्वारा। ठीक है, वन की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? वनों की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे था। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, मिसप्रिंट हुआ है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला, यहाँ पर होना चाहिए प्रतिबंधित करने वाला सबसे पहला देश। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? नॉर्वे। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है। आजकल भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आगे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत का कौन सा किस राज्य में है? तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। अगस्त्यामलाई कहाँ है? केरल में। ओके, अब कुछ राष्ट्रीय पार्क और उनकी अवस्थित दी हुई है। इंद्रावती कहाँ है? दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू झारखंड में। और नौरा घाटी ये दार्जिलिंग असम में। ठीक है, चलिए आगे है वन्यजीव अभ्यारण्य और संबंधित राज्य। तो नोकरेक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। अगस्त्यामलाई कहाँ है? केरल में। और दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आप क्या कीजिएगा, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट्स हैं, ये सब कोशिश कीजिएगा स्टेट वाइज रट जाइएगा, क्योंकि ये सवाल पक्का ये 2-4 सवाल पूछे ही जाते हैं हर बार मिलान करने के लिए, या फिर सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगला है जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये बाघों के लिए मध्य प्रदेश में है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हम पहले ही देख चुके हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो जैव विविधता के संरक्षण और आनुवंशिकी की रक्षा करने के लिए होता है। बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बखीरा पक्षी अभयारण्य है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है, कौन सा? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो होता है ये यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय सूची में नहीं है। बाकी अभी तक 42 जैव मंडल सूची में कई चीज़ें आ चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी जो जैव मंडल रिजर्व है, ये विश्व धरोहर स्थल है। ये इसी को मैं बता रहा हूँ कि अभी तक 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। और यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वो कौन सा था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो सिक्किम में है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही, या इसे खांगचेंग जोंगा भी कहते हैं, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। और भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? शीत मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे है सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल कहाँ है? मेघालय में, हम पहले ही देख चुके हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है। आगे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये जब भी पूछा गया हो। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है काजीरंगा। और अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आगे नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये एक विश्व धरोहर भी है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ये जंगल महल पश्चिम बंगाल में है। चिनार वन्यजीव अभयारण्य विहार कहाँ अवस्थित है? केरल में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। और बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व है, आपको टाइगर रिजर्व भी याद करने हैं, ठीक है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया था? महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? दंपा। और भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है वहाँ। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पेंच जो है आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह मिलेगा। अगला है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों में कौन सा फैला हुआ है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? नोकरेक जो है वो गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। अगला है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज में। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, 1996 में बनाया गया था, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं और वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं, वो किस देश में है? राज्य में नहीं, देश में। तो बखान कॉरिडोर नेशनल नेचर रिफ्यूज कहाँ है? अफगानिस्तान में है। सेफोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सेफोकसुंडो ये नेपाल में है। और नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? चीन में। और बमडेलिंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भूटान में। बमडेलिंग कहाँ है? भूटान में। आपको जैव मंडल अच्छी क्षेत्र हैं और उनकी अवस्थिति बताना है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। और मानस कहाँ है? असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्ता मलाई केरल में। ओके, चलिए अब वन्यजीव अभयारण्य और उनके राज्य बताना है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, केबुल लामजाओ मणिपुर में। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य बताने हैं आपको। तो बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। चलिए ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो जीवाश्मी ईंधनों को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है।
पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है? सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन क्या है? सौर सेल। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन सा है? सौर सेल है। भारत में अपना प्रथम अणुशक्ति परीक्षण कहाँ किया था या कब किया था? ये 18 मई 1974 को राजस्थान में किया गया था। ठीक है, अगला है समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है वो आयोडीन का है। और फलीदार बच्चों में पेट्रोपादप क्या है? करेज। क्या है? करेज। और बायोडीजल का पौधा क्या है? रतनजोत। आपने कई बार पढ़ा होगा। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है क्या है? बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र से गैस तो मिलती ही है और साथ में खाद भी मिलती है। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल कई बार उसमें पूछा भी गया है। और जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ईंधन, जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ये प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है जीवाश्म ईंधनों में। और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। हम पहले बता चुके हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित कब किया गया था? 1985 में। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 1986 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के संरक्षण से। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नीरी, नागपुर में है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, माफ कीजिएगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। भारतीय वनस्पति संस्थान इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। और भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है, अब कुछ दिन और दिया है और घटना किससे संबंधित है वो बताना है। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे। अब एनवायरनमेंट यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं साइंस कवर करूँगा। एनवायरनमेंट के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आते हैं वो लगातार रिपीट होते रहते हैं। इतना ही आप पढ़ लेंगे बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।